Hello everyone. Today we will discuss one more topic, organizational structure and design. So student, in today's session we will discuss about organizational structure and design because in this year, according to ICAR BMS, two courses are added in your PG, EXT 502 and EXT 503. So this topic also cover your EXT 502 and EXT 503. So first of all we will discuss about outline. In session we will about cover first of all defining organizational structure, organizational design decisions एंड सो बेसिकली अगर ऑर्गेनाइजेशन को देखें हम लोग, ऑर्गेनाइजेशन किसको बोलेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ए ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर. सो ग्रुप होता है पीपल का जो कि वर्क करते हैं एक साथ किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी कंपनी में, तो उसे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस जो होता है इफेक्टिवली वर्क करना, जो भी कंपनी के टारगेट हैं या इंस्टीट्यूट के जो भी एम है उसको कंप्लीट करना. जैसे कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के 3 एम है, एजुकेशन हो गया, रिसर्च हो गया, एक्सटेंशन हो गया. तो यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय हैं उनका क्या टारगेट होता है कि प्रॉपरली वो एजुकेट करे जो भी स्टूडेंट इंगेज्ड हैं, देन उसका रिसर्च करें एंड देन एक्सटेंशन करें. तो ये हो गया एक ऑर्गेनाइजेशन. सो अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देखें तो द फॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ जॉब्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. तो ये फॉर्मल अरेंजमेंट होता है जॉब का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. जैसे क्या इसमें स्पेसिफाई होता है हर इंडिविजुअल का पोस्ट वर्क अकॉर्डिंग टू देयर पोस्ट, उनका वर्क जो है वो डिफाइन होता है. ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन अगर हम लोग देखें तो इसमें 6 की एलिमेंट आते हैं. पहला क्या आता है जिसमें हमारा वर्क स्पेशलाइजेशन हो जाता है, डिपार्टमेंटाइजेशन हो जाता है, चेन ऑफ कमांड हो जाता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल हो जाता है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन होता है एंड फॉर्मलाइजेशन होता है. ये 6 की एलिमेंट है जो कि ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन को बनाते समय ध्यान में रखा जाता है. पर्पज़ ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग का क्या पर्पज़ है तो उसको हम लोग देखते हैं. पहले डिवाइड वर्क टू बी डन इनटू स्पेसिफिक जॉब्स एंड डिपार्टमेंट. तो वर्क को हम लोग डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक जॉब के एंड डिपार्टमेंट. मतलब डिपार्टमेंट को, जैसे हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है तो एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क उनको दे दिए जाते हैं. हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है तो हॉर्टिकल्चर रिलेटेड, फिशरी डिपार्टमेंट है तो उनको फिशरी रिलेटेड वर्क दे दिए जाते हैं. और उसमें भी जो स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी रखते हैं अकॉर्डिंग टू देयर पोस्ट, उनको वर्क को डिवाइड कर दिया जाता है. नेक्स्ट क्या है, असाइन टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल जॉब. तो जो टास्क होते हैं उनको असाइन किया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है जो कि इंडिविजुअल जॉब के साथ एसोसिएटेड होती है. नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट्स डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशनल टास्क. तो जो डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशनल टास्क हैं या थोड़ा डिफिकल्ट वर्क हैं उनको भी कोऑर्डिनेट किया जाता है साथ मिलके. नेक्स्ट, क्लस्टर जॉब इनटू यूनिट्स. तो यूनिट्स के हिसाब से क्लस्टर एक क्या है, मानक बनाया जाता है कि ये यूनिट आज कंप्लीट करना है, कल कंप्लीट करना है, तो उसको एक यूनिट बना के जो भी स्पेसिफिक जॉब होते हैं, वर्क होते हैं, उनको कंप्लीट किया जाता है. नेक्स्ट, एस्टेब्लिशेस रिलेशनशिप एमंग इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड डिपार्टमेंट. तो रिलेशनशिप एक प्रॉपरली रिलेशनशिप बनाया जाता है जो भी इंडिविजुअल के जो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं उनके साथ, ग्रुप के साथ और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं उनके साथ. एस्टेब्लिशेस फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी. तो जो एक इसे ऑलरेडी फॉर्मल वे होता है, जैसे टॉप से डाउन की तरफ जाता है, जो भी इसमें स्पेशली मैसेज ट्रांसफ़र होता है या रूल रेगुलेशन बनते हैं वो टॉप से डाउन की तरफ ही जाता है. एलोकेट एंड डिप्लॉयज ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज. तो जो भी ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स हैं हमारे कंपनी के या इंस्टीट्यूट के या किसी ऑर्गेनाइजेशन के, तो उनको प्रॉपरली एलोकेट करना. नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. इसमें पहला क्या, वर्क स्पेशलाइजेशन. तो पहला हम लोग स्ट्रक्चर्स में क्या देखते हैं कि वर्क स्पेशलाइजेशन, द डिग्री टू विच टास्क इन द ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू सेपरेट जॉब विद ईच स्टेप कंप्लीटेड बाय ए डिफरेंट पर्सन. तो कोई भी कंपनी हो या ऑर्गेनाइजेशन हो या इंस्टीट्यूट हो, वहाँ पे हर पर्सन का जो वर्क है वो स्पेसिफाई होता है कि आपको ये वर्क करना है. जैसे क्या है, किसी कंपनी में कुछ वर्कर जो हैं वो प्रोडक्शन में जुड़े हुए हैं, कुछ पैकेजिंग में जुड़े हुए हैं, कुछ मार्केटिंग में जुड़े हुए हैं, तो वो उनका जो वर्क है स्पेसिफिक वो स्पेसिफाई है. ओवर स्पेशलाइजेशन कैन रिजल्ट इन ह्यूमन इकोनॉमिक्स फ्रॉम स्ट्रेस, पुअर क्वालिटी, इंक्रीज्ड एब्सेंटेज्म
एंड हायर टर्नओवर। तो जो अगर ओवर स्पेशलाइजेशन हो जाता है तो क्या है कि ह्यूमन की ओवर स्पेशलाइजेशन का मतलब है ओवरलोड ज़्यादा अगर हो जाता है तो जो भी इंडिविजुअल हो स्ट्रेस उसकी क्वालिटी जो डिक्रीज हो जाती है। तो इसलिए जो वर्क है अकॉर्डिंग टू देयर स्किल वो स्पेसिफाई होना चाहिए। नेक्स्ट डिपार्टमेंटाइजेशन बाय टाइप। तो नेक्स्ट क्या हमारा कहा था पॉइंट आता है डिपार्टमेंटाइजेशन। इसमें क्या है कि फंक्शनल हो गया, नेक्स्ट हमारा प्रोसेस होता है, प्रोडक्ट होता है, ज्योग्राफिकल होता है, कस्टमर होता है। तो फंक्शनल में क्या होता है ग्रुपिंग जॉब बाय फंक्शंस परफॉर्म। तो जो फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं उनके हिसाब से ग्रुप बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है ग्रुपिंग जॉब ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट और कस्टमर फ्लो। तो इसमें जो ग्रुपिंग किया जाता है वो किस बेसिस पे किया जाता है प्रोडक्ट और कस्टमर फ्लो के हिसाब से। नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है ग्रुपिंग जॉब बाय प्रोडक्ट लाइन। इसमें प्रोडक्ट के ग्रुप बनाए जाते हैं कि इस प्रोडक्ट को डील करेंगे। नेक्स्ट जियोग्राफिकल ग्रुपिंग जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरी और जियोग्राफी। तो इसमें क्या जो जॉब स्पेसिफाई की जाती है किसी भी इंडिविजुअल की जियोग्राफिकल एरिया के बेसिस पे कि उस एरिया की लैंग्वेज को अच्छे से ये अंडरस्टैंड करेगा, तो इस हिसाब से इसको डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट कस्टमर ग्रुपिंग जॉब बाय टाइप ऑफ कस्टमर एंड नीड्स। तो यहाँ पे क्या है कि कस्टमर की नीड एंड इंटरेस्ट की बेस पे जॉब को स्पेसिफाई किया जाता है। नेक्स्ट फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है इसमें क्या है प्लांट मैनेजर होता है, उससे क्या जुड़े होते हैं मैनेजर इंजीनियरिंग जुड़ा होता है, मैनेजर अकाउंटिंग जुड़ा होता है, मैनेजर मैन्युफैक्चरिंग जुड़ा होता है, मैनेजर ह्यूमन रिसोर्सेज जुड़ा होता है, मैनेजर परचेजिंग जुड़े होते हैं। इफिशिएंसी फ्रॉम पुटिंग टुगेदर सिमिलर स्पेशलिटीज एंड पीपल विद कॉमन स्किल नॉलेज एंड ओरिएंटेशन। तो इसमें क्या है कि जो सिमिलर स्पेशलिटी होती है किसी भी पीपल की, चाहे वो कॉमन स्किल हो गई, उनकी नॉलेज हो गई, ओरिएंटेशन हो गया, उसी के बेसिस पे उनकी इफिशिएंसी चेक की जाती है। कोऑर्डिनेशन विद फंक्शनल एरिया। तो कोऑर्डिनेट किया जाता है फंक्शनल एरिया के बेसिस पे। इन डेप्थ स्पेशलाइजेशन। डेप्थ स्पेशलाइजेशन क्या है पॉजिटिव है कि कितना उसको डेप्थ स्पेशलाइजेशन है। कोऑर्डिनेशन भी पॉजिटिव है प्लस इफिशिएंसी जो है वो भी पॉजिटिव है। पुअर कम्युनिकेशन अक्रॉस फंक्शनल एरियाज। किसी भी मैनेजर की चाहे वो मैनेजर इंजीनियरिंग हो गया, मैनेजर अकाउंटिंग हो गया, उसकी जो पुअर कम्युनिकेशन स्किल है वो उसके लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए इफेक्टिवली नहीं है। लिमिटेड व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। निगेटिव व्यू क्या है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के या ग्रुप के जो लिमिटेड गोल हैं वो भी उसकी निगेटिव पॉइंट है। जियोग्राफिकल डिपार्टमेंटलाइजेशन। जियोग्राफिकल डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है इसमें क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेल्स। तो एक वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है, सेल का एरिया डिवाइड किया जाता है। उसमें क्या होता है सेल्स डायरेक्टर वेस्टर्न रीजन हो गए, सेल्स डायरेक्टर प्रेयरीज रीजन हो गए, सेल्स डायरेक्टर सेंट्रल रीजन हो गए, सेल्स डायरेक्टर ईस्टर्न रीजन हो गए। तो इससे क्या है कि जियोग्राफिकल के बेसिस पे अगर डिपार्टमेंटलाइजेशन हम लोग कर देते हैं तो इस एरिया में एक एरिया स्पेसिफाई हो जाता है, उस लैंग्वेज के जो पर्सन होते हैं उनको प्रीफर किया जाता है, प्लस उस एरिया के नीड इंटरेस्ट को वो लोग समझते हैं और वहाँ पे जाके प्रॉपर्ली वो कोऑर्डिनेट करते हैं विद द फार्मर एंड विद द कस्टमर। इसमें पॉजिटिव व्यू अगर देखें तो मोर इफेक्टिव एंड इफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ स्पेसिफिक रीजनल इशू दैट अराइज। तो वो मोर इफेक्टिवली और इफिशिएंट तरीके से जो भी स्पेसिफिक रीजनल इश्यूज होते हैं या प्रॉब्लमें होती है उसको इफेक्टिवली डील करते हैं। पॉजिटिव फिर क्या है सर्व नीड्स ऑफ यूनिक जियोग्राफिक मार्केट बेटर। तो जो जियोग्राफिक एरिया उस एरिया की मार्केट की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग वो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। नेगेटिव व्यू क्या है डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शन। तो कभी कभी ऐसे क्या है कि वहाँ पे फंक्शन डुप्लीकेट हो जाते हैं। कैन फील आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशनल एरिया। तो इसमें जो वर्क करते हैं पीपुल उनको ऐसा लगता है कि जो अदर एरिया है उस एरिया में जिस एरिया में उनको नहीं मिला है तो उस एरिया में से आइसोलेट कर दिए गए, हर एरिया को उनको नॉलेज नहीं हो पाता। ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन। प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है इसमें बॉम्ब्रेडियर लिमिटेड मान लीजिए कोई कंपनी हो गई तो उसको मास ट्रांसिट सेक्टर हो गया, रिक्रूटेशनल एंड यूटिलिटी व्हीकल सेक्टर हो गया, रेल प्रोडक्ट सेक्टर हो गया, नेक्स्ट मास ट्रांसिट डिवीजन हो गया, बॉम्बा राइडर रोटैक्स विनिया हो गया, रेल एंड डीजल प्रोडक्ट डिवीजन हो गया, नेक्स्ट रिक्रेशनल प्रोडक्ट डिवीजन हो गया, लॉजिस्टिक इक्विपमेंट डिवीजन हो गया, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिवीजन हो गया, बॉम्बार्डिक्स रोटाक्स। तो इसमें क्या है कि प्रोडक्ट के बेसिस पे हम लोग डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं कि इस एरिया में ये प्रोडक्शन हमारी यूनिट करेगी,
या इस एरिया में जो वर्कर लगे हुए हैं वो इस वर्क को डील करेंगे। तो यही होता है प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन। इससे क्या होता है, अगर पॉजिटिव यूज़ कर देखा जाए, अलाउ स्पेशलाइजेशन इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं और सर्विस के आप मोनोपोली क्रिएट कर लेते हैं किसी प्रोडक्ट में। नेक्स्ट, मैनेजर कैन बिकम एक्सपर्ट इन देयर इंडस्ट्री। तो मैनेजर जो होता है वो अपनी इंडस्ट्री का एक्सपर्ट बन जाता है। पॉजिटिव इसके क्या है कि क्लोजर टू कस्टमर, तो आप कस्टमर से डायरेक्ट जुड़े होते हैं। और इसमें निगेटिव क्या है, डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शन। तो कुछ फंक्शन डुप्लीकेट्स होते हैं, आप लगातार उसी को डुप्लीकेट करते रहते हैं, कॉपी, आप नया ट्राई नहीं करते हैं। नेक्स्ट, लिमिटेड व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो इसमें भी बहुत लिमिटेड गोल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। नेक्स्ट, प्रोसेस डिपार्टमेंटलाइजेशन। प्रोसेस डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या है, प्लांट सुपरिंटेंडेंट। मान लीजिए कोई प्लांट सुपरिंटेंडेंट हो गया, वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के या हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी होते हैं। तो उसमें सेविंग डिपार्टमेंट मैनेजर होगा, प्लानिंग एंड माइलिंग डिपार्टमेंट मैनेजर होगा, असेंबलिंग डिपार्टमेंट मैनेजर होगा, लेक्चरिंग एंड सेंडिंग डिपार्टमेंट मैनेजर होगा, फिनिशिंग डिपार्टमेंट मैनेजर होगा, इंस्पेक्शन एंड शिपिंग डिपार्टमेंट मैनेजर होगा। इसके पॉजिटिव व्यू क्या है, मोर इफिशिएंट फ्लो ऑफ वर्क एक्टिविटी। इसमें जो वर्क एक्टिविटी है वो काफ़ी इफेक्टिवली चलती है, काफ़ी अगर देखा जाए तो रिगिड नहीं होती है, वो फ्लेक्सिबल वर्क करते हैं। नेगेटिव क्या, कैन ओनली बी यूज्ड विद सर्टेन टाइप ऑफ प्रोडक्ट। तो इस प्रोसेस को हम अगर देखें तो कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट में ही कर सकते हैं या स्पेसिफिक प्रोडक्ट में ही कर सकते हैं। नेक्स्ट, कस्टमर डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है। अगर इसमें हम दो लोग देखें, कस्टमर डिपार्टमेंटलाइजेशन अकॉर्डिंग टू कस्टमर के बेस पे हम लोग डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं। तो इसमें डायरेक्टर ऑफ सेल हो गया, मैनेजर रिटेलर अकाउंट्स हो गए, मैनेजर होलसेल अकाउंट्स हो गए, मैनेजर गवर्नमेंट अकाउंट्स हो गए। इसके तीन एलिमेंट होते हैं। पॉजिटिव व्यू अगर इसका देखा जाए तो कस्टमर नीड एंड प्रॉब्लम कैन बी मीट बाय स्पेशलिस्ट। तो इसमें क्या है कि कस्टमर की नीड और प्रॉब्लम जो होती है, जो स्पेशलिस्ट होते हैं डायरेक्ट उसको ऑब्जर्व करते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट, डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शन। इसमें भी आप नया ट्राई नहीं करते, डुप्लीकेट ये लगातार उसी को आप पैटर्न को फॉलो करते रहते हैं। लिमिटेड व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल को, इस भी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लिमिटेड गोल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है पॉइंट, ग्रुप एक्सरसाइज। ग्रुप एक्सरसाइज क्या है, थिंक ऑफ ए प्लेस वेयर यू हैव आर डू वर्क। तो आप ऐसे प्लेस को थिंक करिए जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं। लुकिंग एट द वेरियस फॉर्म ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन, चूज एन एग्जांपल फ्रॉम वन ऑफ आवर ग्रुप मेंबर, प्लेसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आंसर द फॉलोइंग। माने ग्रुप एक्सरसाइज क्या होती है, किसी भी आप डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं तो उस ग्रुप से आप अगर एग्जाम्पल आप निकालें, which would be the most appropriate model of departmentalization for this workplace। तो आपको ये डिसाइड करना है। मान लीजिए कि आप जिस वर्क कर रहे हैं, जितने भी मैंने डिपार्टमेंटलाइजेशन बताया, उस वर्क प्लेस के लिए कौन सा बेस्ट होगा। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इसमें एक टॉपिक आया था चेन ऑफ कमांड, सेकंड जो आया था उसको हम लोग देखते हैं। चेन ऑफ कमांड क्या होता है, द कंटिन्यूअस लाइन ऑफ अथॉरिटी दैट एक्सटेंड फ्रॉम अपर लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू द लोवेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लैरिफाई हु रिपोर्ट टू होम। इसमें क्या होता है, चेन ऑफ कमांड दी जाती है अपर से लोअर की तरफ, अपर लेवल से लोअर की तरफ। और एक इसमें ये स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि कौन जो है सबको रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा, किसको रिपोर्ट किया जाएगा। जैसे हमारे यूनिवर्सिटी में होता है, जैसे एक क्या है, चेन ऑफ कमांड बना दी गई वीसी को जो डिफरेंट AO हमारा हो गया, DSW हो गया, वो डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं रजिस्ट्रार। तो इसको चेन ऑफ कमांड बोलते हैं। इसमें क्या होता है, नेक्स्ट क्या है, अथॉरिटी। The right inherent in a managerial position to tell people what to do and expect them to do it। अथॉरिटी क्या होती है कि आप ये वर्क को स्पेसिफाई कर देते हैं इंडिविजुअल को, और आपकी एक्सपेक्टेशन भी होती है जो आपने उनको वर्क दिया उसको वो कंप्लीट करेंगे। अथॉरिटी में क्या होता है कि आपके पास ऑप्शन नहीं होता है, आपको जो वर्क दिया उसको कंप्लीट ही करना होता है। नेक्स्ट क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, The obligation or expectation to perform responsibility bring with the accountability, the need to report and justify work to manager supervisor। इसमें क्या है कि एक्सपेक्टेशन की जाती है कि आप परफॉर्म करेंगे, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और एक्सपेक्टेशन की जाती है कि जो आपको वर्क डिवाइड किया गया आप उसको टाइमली कंप्लीट करेंगे और इफेक्टिवली कंप्लीट करेंगे, इसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट, यूनिट्स ऑफ कमांड क्या है, द कॉन्सेप्ट दैट ए पर्सन शुड हैव वन बॉस एंड शुड रिपोर्ट ओनली टू दैट पर्सन।
यूनिटी ऑफ कमांड में क्या है कि आपके पास एक बॉस और आप उसी को उसको रिपोर्ट करना है एज ए लोअर लेवल पे। जो बॉस डिफरेंट डिवाइड के एक यूनिट के बना दिए जाते हैं ग्रुप के लीडर, उसी को बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट डेलीगेशन, द असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी टू अनदर पर्सन टू कैरी आउट स्पेसिफिक ड्यूटी। तो किसमें क्या है कि स्पेसिफिक वर्क के हिसाब से, ड्यूटी के हिसाब से ग्रुप लीडर बनाए जाते हैं, तो उन्हें डेलीगेशन कहते हैं। नेक्स्ट लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी क्या है? लाइन मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसेंशियल एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग प्रोडक्शन एंड सेल्स। लाइन मैनेजर्स हैव द अथॉरिटी टू इशू ऑर्डर टू दोज इन द चेन ऑफ कमांड। तो लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी क्या होती है कि लाइन मैनेजर जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो एसेंशियल एक्टिविटी होती है ऑर्गेनाइजेशन में उसके लिए, जैसे जिसमें चाहे प्रोडक्शन हो गया, सेल हो गया, ये सब किसके अंडर में होता है? लाइन मैनेजर के अंडर में होता है। The president, the production manager and the sales manager are example of line manager। जो प्रोडक्शन मैनेजर होता है, सेल्स मैनेजर होता है और प्रेसिडेंट होता है, वो लाइन मैनेजर के एग्जाम्पल है। स्टाफ मैनेजर हैव एडवाइजरी अथॉरिटी इन कैन नॉट इशू ऑर्डर टू दोज इन द चेन ऑफ कमांड एक्सपेक्ट दोज इन देयर ओन डिपार्टमेंट। स्टाफ मैनेजर क्या होते हैं कि एडवाइजरी प्रोवाइड करते हैं अथॉरिटी को, उनके पास ऑर्डर इशू का पावर नहीं होता है बट अपने डिपार्टमेंट को छोड़ के, तो इसको स्टाफ मैनेजर बोलते हैं। नेक्स्ट स्पेन ऑफ कंट्रोल क्या होता है? द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु कैन द इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली सुपरवाइज्ड बाय ए मैनेजर। तो स्पेन ऑफ कंट्रोल क्या होता है कि किसी भी मैनेजर के द्वारा इफेक्टिवली और इफिशिएंटली जितने लोगों को गाइड किया जाता है उसी को स्पेन ऑफ कंट्रोल बोला जाता है। उनके अंडर में जितने लोग वर्क कर रहे हैं, जितने लोगों को सुपरवाइज कर रहा है, उसी को स्पेन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं विद इन वन मैनेजर के द्वारा। विद ऑफ स्पेन इज अफेक्टेड बाई, तो मतलब किसी भी स्पेन ऑफ कंट्रोल की कि कौन से एलिमेंट जो अफेक्ट करते हैं? स्किल्स एंड एबिलिटी ऑफ ए मैनेजर एंड द एम्प्लॉय, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वर्क बीइंग डन, सिमिलरिटी ऑफ टास्क, complexity of task, physical proximity of subordinate, standardization of task, strength of the organization culture, preferred style of manager। ये एलिमेंट हैं जो कि डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं स्पेन ऑफ कंट्रोल को। नेक्स्ट कॉन्ट्रास्टिंग स्पेन ऑफ कंट्रोल, इसको ऑलरेडी मैंने अभी डिस्कस किया है, तो एग्जांपल के थ्रू अगर इसको आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, जिसमें हाईएस्ट एजेंसिंग स्पेन ऑफ 4 है, एजेंसिंग स्पेन ऑफ 8 है। जो 4 वाला है उसमें क्या है कि अगर आप स्पेन बनाएंगे तो 4906 आएगा, उसमें भी आएगा। अगर इफेक्टिवली अगर लोवेस्ट वर्क देखा जाए तो एज्यूमिंग स्पेन ऑफ 8 का होगा। इसको आपका एग्जाम्पल कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में सेंट्रलाइजेशन क्या है? द डिग्री टू विच डिसीजन मेकिंग इज कंसर्न एट ए सिंगल पॉइंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? एक सिंगल अथॉरिटी बना दी जाती है। सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट जो है डिफरेंट गवर्नमेंट के, तो सब अथॉरिटी उसी के पास होती है, उसी को हम लोग सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इन विच टॉप मैनेजर मेक ऑल द डिसीजन एंड लोअर लेवल एम्प्लॉयज सिंपली कैरी आउट दोज ऑर्डर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर होते हैं उनके द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं और जो लोवेस्ट लेवल के एम्प्लॉय होते हैं उसको ईजिली फॉलो करते हैं, उसे सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? द डिग्री टू विच लोअर लेवल एम्प्लॉय प्रोवाइड इनपुट और एक्चुअली मेक डिसीजन। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि जो लोअर लेवल के एम्प्लॉय होते हैं वो डिसीजन जब लेते हैं उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। इंक्रीजिंग द डिसीजन मेकिंग डिसर्टन ऑफ एम्प्लॉय। नेक्स्ट मोर सेंट्रलाइजेशन कैसे कर सकते हैं? फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ सेंट्रलाइजेशन। इसमें क्या है कि इन्वायरमेंट इज स्टेबल, लोअर लेवल मैनेजर आर नॉट एज ए कैपेबल आर एक्सपीरियंस्ड एट मेकिंग डिसीजन एज अपर लेवल मैनेजर। लोअर लेवल मैनेजर डू नॉट वांट टू हैव ए से इन डिसीजन आर सिग्निफिकेंट। ऑर्गेनाइजेशन इज फेसिंग ए क्राइसिस आर रिस्क ऑफ कंपनी फेलियर। A company is large. Effective implementation of company strategy depend on manager retaining over that what happens। तो ये जो फैक्टर हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं अमाउंट ऑफ सेंट्रलाइजेशन के। जैसे इन्वायरमेंट स्टेबल, इन्वायरमेंट अगर स्टेबल है, वहाँ पे वर्क प्लेस अच्छा है, तो जो वहाँ के वर्क हैं वो अच्छा करेंगे। डिसीजन आर सिग्निफिकेंट, जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो सिग्निफिकेंट हैं। उसके बाद क्या है कि लोअर लेवल जो मैनेजर है वो डिसीजन में अपना पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहा, ये हो गया। तो ये सब इफेक्ट डालते हैं हमारे सेंट्रलाइजेशन को। फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन कौन कौन से फैक्टर डालते हैं? एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स अनसर्टेन, मतलब कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे कभी कब बरसात हो सकती है, कब ठंड आ सकती है, कब धूप आ सकती है, तो वो अनसर्टेन है।
तो ये इफेक्ट डालता है। लोअर लेवल मैनेजर आर कैपेबल एंड एक्सपीरियंस एट मेकिंग डिसीजन, जो लोअर लेवल का मैनेजर है या एम्प्लॉय है वो कैपेबल है डिसीजन लेने के लिए, तब होता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसीजन आर रिलेटिवली माइनर, डिसीजन वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये इफेक्ट नहीं करता, डिसीजन कोई भी डिसीजन ले सकता है। डिसीजन वहाँ कंपनी के प्रॉफिट या लॉस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते हैं। तो ये सब फैक्टर हैं जो कि हमारे डिसेंट्रलाइजेशन को इफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में फॉर्मलाइजेशन क्या होता है? द डिग्री टू विच जॉब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आर स्टैंडर्डाइज्ड एंड द एक्सटेंट टू विच एम्प्लॉय बिहेवियर इज गाइडेड बाय द रूल्स एंड प्रोसीजर। फॉर्मलाइजेशन क्या है? फॉर्मल जो आप टर्म सुने, फॉर्मल में क्या होता है कि रूल, प्रोसीजर, रेगुलेशन आपको गाइड किए जाते हैं, आपको प्रोवाइड किए जाते हैं और आपसे एक्सपेक्टेशन की जाती है कि आप उसी बिहेवियर को फॉलो करेंगे, तो इसको फॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन डिसीजन। तो ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन डिसीजन में क्या होता है? एक मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन होता है। मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ए रिगिड एंड टाइटली कंट्रोल स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो रूल रेगुलेशन होते हैं काफ़ी रिगिड होते हैं, टाइटली उनको कंट्रोल किया जाता है, स्ट्रक्चर बना होता है। और ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि हाईली फ्लेक्सिबल होते हैं और एडाप्टेबल स्ट्रक्चर में फ्लेक्सिबल होते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको रूल रेगुलेशन नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं। मैकेनिस्टिक में अगर देखा जाए तो हाई स्पेशलाइजेशन इसमें हर पर्सन का होता है। रिगिड डिपार्टमेंटाइजेशन होता है, स्पेसिफिक जॉब यहाँ पे कैरी आउट की जाती है। क्लियर चेन ऑफ कमांड भी होता है, नैरो स्पेस ऑफ कंट्रोल होता है, सेंट्रलाइजेशन होता है, हाई फॉर्मलाइजेशन होता है। जबकि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? क्रॉस फंक्शनल टीम होती हैं, क्रॉस हायरार्किकल टीम्स होती हैं, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, वाइड स्पेन ऑफ कंट्रोल होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है, लो फॉर्मलाइजेशन होता है। ये डिफरेंस है बिटवीन मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्या है कि स्ट्रक्चरल कंटीजेंसी फैक्टर, कौन कौन से स्ट्रक्चरल कंटीजेंसी फैक्टर है जो कि हमारे स्ट्रक्चरल डिसीजन में इन्फ्लुएंस करते हैं? तो ओवरऑल स्टडी बाय द ऑर्गेनाइजेशन ये है। साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ये इफेक्ट करता है। टेक्नोलॉजी यूज बाय द ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहा है, ये भी इफेक्ट डालता है। डिग्री ऑफ इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी, तो अनसर्टेनिटी जो इन्वायरमेंटल की है वो भी डालती है इफेक्ट। नेक्स्ट, स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क। अगर हम लोग स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क का देखें कि कैसे हमको स्ट्रेटजी बनानी है, तो उसमें क्या है कि इनोवेशन पहला हमारा किसी भी कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का वो इनोवेशन बेसिकली क्या होता है? एनी आइडिया दैट इज़ परसीव्ड बाय न्यू एनी इंडिविजुअल, मतलब कोई भी आइडिया हो गया या थॉट हो गया किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा पहली बार उसको परसीव्ड किया जा रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनोवेशन। जैसे इनोवेशन क्या है कि आपके पास वुड है, आपने उसको चेयर में कन्वर्ट कर दिया, दिस इज कॉल्ड इनोवेशन। देयर आर डिफरेंस बिटवीन इनोवेशन, इन्वेंशन एंड डिस्कवरी। इन्वेंशन, बल्ब इज इन्वेंटेड बाय थॉमस अल्वा एडिसन। डिस्कवरी ऑलरेडी कोई भी जो कमोडिटी है या पर्सन है, जैसे अभी क्या डिस्कवरी आप देखेंगे डिफरेंट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ पे हर बार कोई ना कोई एनिमल या सेंचुरी में वो डिस्कवरी होता रहता है, मतलब खोज होता रहता है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, बस आप उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, उसको डिस्कवरी बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग इनोवेशन में देखते हैं कि परसुइंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्रू मीनिंगफुल एंड यूनिक इनोवेशन फेवर एंड ऑर्गेनिक स्ट्रक्चरिंग, तो ये इनोवेशन में हो गया। कॉस्ट मिनिमाइजेशन होता है, स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क से कॉस्ट मिनिमाइज हम लोग करते हैं। इमिटेशन करते हैं, इमिटेशन में क्या होता है कि मिनिमाइजिंग रिस्क करते हैं और प्रॉफिट को हम लोग बढ़ाते हैं, तो ये स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। स्ट्रेटजी एंड स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रेटजी और स्ट्रक्चर क्या है कि अचीवमेंट जो हम लोग गोल डिसाइड किए हैं वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। साइज एंड स्ट्रक्चर भी इफेक्ट डालता है, टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रक्चर भी इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट, ट्रेडिशनल डिज़ाइन में क्या है? कॉमन ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन में ट्रेडिशनल डिज़ाइन पहला हमारा आता है। ट्रेडिशनल में सिंपल स्ट्रक्चर होता है, लो डिपार्टमेंटलाइजेशन होते हैं, वाइड स्पेन ऑफ कंट्रोल होता है, सेंट्रलाइज अथॉरिटी होती है, लिटिल फॉर्मलाइजेशन होता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय फंक्शन के हिसाब से डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है, चाहे वो ऑपरेशन हो गया, चाहे वो फाइनेंस हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, प्रोडक्ट, हर डिपार्टमेंटलाइजेशन अकॉर्डिंग टू देयर वर्क पे स्पेसिफाई होता है। नेक्स्ट, डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है कि कंपोज्ड ऑफ ए सेपरेट बिजनेस यूनिट और डिवीजन विद लिमिटेड ऑटोनॉमी अंडर द कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ द पेरेंट कॉर्पोरेशन। डिविजनल स्ट्रक्चर में एक डिवाइड होता है, जो सेपरेट बिजनेस यूनिट होती हैं उनको डिवीजन में बना दिया जाता है। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ कॉमन ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन,
तो जो कॉमन ट्रेडिशनल डिज़ाइन है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। अगर हम लोग पहला स्ट्रक्चर में देखें तो सिंपल स्ट्रक्चर में स्ट्रेंथ इसकी क्या है कि फ्लेक्सिबल है, इनएक्सपेंसिव है टू मेंटेन, क्लियर अकाउंटेबिलिटी। वीकनेस क्या है कि नो अप्रोप्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रो, रिलायंस ऑन वन पर्सन इज रिस्की। नेक्स्ट फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या है कि कास्ट सेविंग है, ये एडवांटेज फ्रॉम स्पेशलाइजेशन में। परस्यूट ऑफ फंक्शनल गोल कैन काज मैनेजर टू लॉस साइट ऑफ व्हाट्स बेस्ट फॉर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन। तो वीकनेस में मैनेजर ये नहीं देख पाता है कि क्या ओवरऑल बेस्ट होने वाला है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये इसकी वीकनेस है। डिविजनल स्ट्रक्चर में अगर हम लोग देखें, फोकस ऑन रिजल्ट, स्ट्रेंथ इसकी क्या है कि हम लोग फोकस करते हैं रिजल्ट पे, जबकि इसमें क्या वीकनेस की एक ही वर्क को बार बार रिपीट किया जाता है। नेक्स्ट कंटेम्प्रोरी ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन। कंटेम्प्रोरी ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन क्या होता है, इसमें टीम स्ट्रक्चर होते हैं। द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन इन मेड अप ऑफ वर्क ग्रुप आर सेल्फ मैनेज टीम ऑफ एम्पावर्ड एम्प्लॉय। तो मतलब इंटायर जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ग्रुप से मिलकर बनता है, टीम स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, टीम डिवाइड की जाती है, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बने होते हैं। स्पेशलिस्ट फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट आर असाइंड टू वर्क ऑन प्रोजेक्ट लीड बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर। तो इसमें क्या है कि मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, जो डिफरेंट स्पेशलिस्ट होते हैं वो जुड़े होते हैं मैनेजर के साथ किसी भी प्रोजेक्ट में या इंस्टीट्यूट में। नेक्स्ट प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर होता है, एम्प्लॉय वर्क कंटिन्यूसली ऑन प्रोजेक्ट मूविंग ऑन दी अनदर प्रोजेक्ट एज ईच प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड। तो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर होते हैं, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ दूसरे प्रोजेक्ट पे लग गए, इसलिए इसमें स्पेसिफिक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर होता है कंटेम्प्रोरी ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन में। कंटेम्प्रोरी ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन का अगर हम लोग देखें एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, तो टीम अगर पहला स्ट्रक्चर में देखें टीम एलिमेंट ले, तो डिस्क्रिप्शन में ए स्ट्रक्चर इन विद द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन इज मेड अप ऑफ वर्क ग्रुप टीम। तो एडवांटेज इसके क्या है कि एम्प्लॉय आर मोर इन्वॉल्व इन एम्पावर्ड, जबकि डिसएडवांटेज में नो क्लियर चेन ऑफ कमांड होती है। डिसएडवांटेज इसकी ये है। मैट्रिक्स प्रोजेक्ट में अगर देखें तो हम मैट्रिक्स इज ए स्ट्रक्चर दैट असाइन स्पेशलिस्ट फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल, ऑलरेडी मैंने इसको डिस्कस किया। एडवांटेज में अगर हम देखें तो क्या है कि फास्टर डिसीजन मेकिंग यहाँ पे होती है, टास्क एंड पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट आता है डिसएडवांटेज में। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा एडवांटेज और डिसएडवांटेज का। एंड मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इन ए एरोस्पेस फिर्म, अगर हम लोग देखें कि किसी मान लीजिए हमने एक एरोस्पेस फिर्म का मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन अगर हम लोगों ने इसको डिवाइड किया है, तो डिज़ाइन इंजीनियरिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, परचेजिंग अकाउंटिंग हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया। तो इसमें डिज़ाइन इंजीनियरिंग अल्फा प्रोजेक्ट हो गया, बीटा प्रोजेक्ट हो गया, गामा प्रोजेक्ट हो गया, ओमेगा प्रोजेक्ट हो गया। मैन्युफैक्चरिंग में डिज़ाइन ग्रुप हो गया, डिज़ाइन ग्रुप, देन मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप हो गया, ये डिवाइड कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, परचेजिंग ग्रुप हो गया, अकाउंटिंग ग्रुप हो गया, एचआर ग्रुप, एचआर, यही होते हैं हमारा मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट कंटेम्प्रोरी ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन में अगर हम लोग थे बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई बाउंड्री फिक्स नहीं होती है। ए फ्लेक्सिबल और अनस्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड होता है, जिसको हम लोग एक्सटर्नल बैरियर जो होते हैं वो इसको कभी कभी ब्रेक करते हैं। रिमूव इंटरनल हॉरिजॉन्टल बाउंड्री को रिमूव करता है, एलिमिनेट एक्सटर्नल बाउंड्री को करता है ये, जैसे क्या है लिमिटेड स्पेन ऑफ कंट्रोल होता है, एलिमिनेट चेन ऑफ कमांड को एलिमिनेट करता है, एम्पावर्ड टीम को डिफरेंट डिपार्टमेंट से वर्क करने के लिए अपॉर्चुनिटी देता है। नेक्स्ट रिमूविंग बाउंड्री, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल कोर ऑफ फुल टाइम एम्प्लॉय एंड दैट टेम्पोरली हायर स्पेशली टू वर्क ऑन अपॉर्चुनिटी दैट अराइज। मतलब अपॉर्चुनिटी आपके पास अराइज हुई, आपने हायर किया स्पेशलिस्ट को, वर्क करा दिया, उसको वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, ए स्मॉल कोर ऑर्गेनाइजेशन दैट आउटसोर्स इट्स मेजर बिजनेस फंक्शन, जैसे एग्जांपल इसका मैन्युफैक्चरिंग हो गया। नेक्स्ट मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन दैट यूजेज आउटसाइड सप्लायर टू प्रोवाइड प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट फॉर फाइनल असेंबली ऑपरेशन। इसमें क्या है कि आप प्रोडक्ट को प्रोडक्शन नहीं करते हैं, प्रोडक्ट को कहीं से मंगाया, आपने उसको मार्केट में सेल किया, सप्लाई का वर्क किया, उसको मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन में हम लोग लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज डेवलप्ड द कैपेसिटी टू कंटिन्यूसली लर्न, अडॉप्ट एंड चेंज थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट बाय एम्प्लॉय। तो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि कंटिन्यूसली लर्न किया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है और चेंज को एक्सेप्ट किया जाता है और सीखा जाता है, उसी को हम लोग लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं।
तो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन होते हैं वो बाउंड्री लेस होते हैं, टीम्स के साथ वर्क करते हैं, एम्पावरमेंट होता है, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग जो होती है यहाँ ओपन होती है, टाइमली होती है, एक्यूरेट होती है, लीडरशिप जो होती है वो शेयर्ड विजन होते हैं, कोलैबोरेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो होते हैं वो ट्रस्ट होते हैं, केयरिंग होते हैं, सेंस ऑफ कम्युनिटी होती है, स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल रिलेशनशिप्स होते हैं। थैंक्स। सो स्टूडेंट, आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। जो भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और डिज़ाइन थे मैंने उसको कवर करने की कोशिश किया है। उसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेरी या सजेशन होगा तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। सेशन को जरूर अपने फ्रेंड तक शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।